हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं रात 10 बजे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। केंद्र सरकार भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर कल से सामाजिक न्याय पखवाड़े का आयोजन कर रही है। इसके तहत देश के सभी आकांक्षी जिलों में कई केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी रायपुर पहुंच गए हैं। कल वे महासमुंद में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही कई वर्गों के साथ चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 18 तारीख को राजनांदगांव आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुज राम मेघवाल बस्तर, नित्यानंद राय बीजापुर पहुंचेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री देव सिंह चौहान दंतेवाड़ा, भानु प्रताप सिंह कांकेर, अश्विनी कुमार चौबे कोरबा जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे नारायणपुर और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सुकमा जाएंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर कहा कि अब चुनाव का समय आ रहा है तो ये सब आते जाते रहेंगे। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक छत्तीसगढ़ में होने को लेकर सीएम ने कहा कि हम हाईकमान से पहले ही यहां बैठक के आयोजन को लेकर कह चुके हैं। अभी तो सब मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब लोग आ रहे हैं। अभी उपचुनाव में दो केंद्रीय मंत्री आए थे। अभी केंद्रीय मंत्री अभी गए हैं और आने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ पूरा दौरा कर रहे हैं, अच्छी बात है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 मई से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मैराथन दौरा करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। खास बात यह कि मुख्यमंत्री के दौरा कार्यक्रम की जानकारी जिला प्रशासन को भी नहीं होगी। एक दिन पहले उन्हें दौरे की जानकारी दी जाएगी ताकि सीएम खुद योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत परख सकें। मुख्यमंत्री इस दौरान गांव, तहसील दफ्तरों, पुलिस थानों, जनपद दफ्तरों, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र जाकर कामकाज, सड़क, पानी, बिजली और मूलभूत अधोसंरचना की उपलब्धता, इन सब विषयों पर समीक्षा करेंगे। आम लोगों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों से चर्चा कर फीडबैक लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों को लेकर विस्तार से बात हुई है। दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो सीआरपीएफ की फोर्स तैनात है उस पर पिछले कई सालों से खर्च हुआ पैसा 11,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने काट लिया है। नॉर्थ ईस्ट की तरह छत्तीसगढ़ में इसे भी माफ करने की मांग रखी है। साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्टील ब्रिज बना रहे हैं। इसके लिए मौखिक सहमति मिल चुकी थी, लिखित आदेश नहीं आया, इस बात की भी मांग की गई। सेंट्रल एक्साइज और कोयले का पैसा देने की मांग भी केंद्र से की गई। इन सब पर केंद्रीय गृह मंत्री ने जल्द ही कार्रवाई आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 7 नक्सल प्रभावित जिलों को दिए जाने वाले विशेष सहायता राशि को फिर शुरू करने का आग्रह भी किया है। छत्तीसगढ़ के जो सीआरपीएफ यहाँ डिप्लॉय हुआ है उसमें पिछले अनेक वर्षों के जो खर्च हुए उनके भारत सरकार जो खर्च करती है वो पूरा पैसा 11,000 करोड़ रुपए हमारा काट दिया है। तो हमने ये कहा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में वे ऑफ कर देते हैं, सब छूट कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिस आधार पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई वही काम शिवराज सिंह चौहान ने भी किया है, इसीलिए उन पर भी वैसा ही एक्शन होना चाहिए। कानून सबके लिए समान है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, बेहतर होगा कि छत्तीसगढ़ के सीएम पर दिग्विजय सिंह की छाया न पड़े, वरना मध्य प्रदेश कांग्रेस जैसा हाल न हो जाए। जिन मुद्दों पे यदि दिग्विजय सिंह को, जिस आधार पे दिग्विजय सिंह पे एफआईआर हुआ तो वही काम तो शिवराज सिंह भी किया, तो उसमें भी होना चाहिए। भूपेश बघेल जी को कहो कि ज़्यादा छाया न पड़े छत्तीसगढ़ में। दिग्विजय सिंह भी नहीं तो उनको भी, मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में भी जल्दी ही होगा। खरगोन हिंसा के तीसरे दिन भी शहर भर में कर्फ्यू लगा रहा। दंगाइयों पर कार्रवाई होती रही।
भोपाल में काजी ने गृह मंत्री से मुलाकात की और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव के बाद खरगोन में लगा कर्फ्यू तीसरे दिन भी जारी रहा। शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अब तक 95 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कर्फ्यू में ढील को लेकर गृह मंत्री का कहना है कि इसका फैसला हालात के हिसाब से स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा। वहीं पथराव के बाद सार्वजनिक संपत्ति के हुए नुकसान के आकलन के लिए टीम भी बना दी गई है, जो जल्द ही कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वर्तमान में तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके स्थानीय प्रशासन कहाँ किस जगह पर अनुमति देना है अथवा कर्फ्यू में ढील करना है, वो स्थानीय स्तर पर तय होगा। खरगोन में दंगाइयों के खिलाफ चल रही बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध भी जारी है। इसे लेकर भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने गृह मंत्री से मुलाकात की और पत्थर फेंकने वाले के सबूत दिए। उन्होंने गृह मंत्री से कहा कि मकानों को तोड़ने की कार्रवाई एक तरफा है। वहीं गृह मंत्री ने साफ किया कि कार्रवाई सबूतों के आधार पर हो रही है। जिसने भी एक्शन किया उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पूरा हमने कह दिया, उसको तहकीक कीजिए, पूरे तौर से हमने सबूत पेश किया, उसका पूरा करना चाहिए। हाँ, अभी तो हमारे हिसाब से कहा गया कि बाद लोगों पर जुल्म हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने उन्हें यह भी कहा है कि सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी, पर निर्दोष को बिल्कुल भी हम प्रताड़ित नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने अरुण यादव की अगुवाई में डीजीपी से मुलाकात कर अपनी बात रखी। कांग्रेस नेताओं ने खरगोन में हुई घटना के लिए इंटेलिजेंस की नाकामी को जिम्मेदार बताया। साथ ही निष्पक्ष जांच के साथ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने सरकार को भ्रष्ट अफसरों के घर बुलडोजर चलाने की चुनौती भी दी। पूरी तरह से पुलिस और इंटेलिजेंस का फेलियर की वजह से ये इतनी बड़ी घटना हमारे क्षेत्र में केवल मध्य प्रदेश में कई जगह हुई है। मैं कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच करना चाहिए। सुबह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लिस्ट आती है और मकान तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय, ये कहाँ का इंसाफ है? भ्रष्ट अधिकारी कार्रवाई में लगातार पकड़े जा रहे हैं। लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके यहाँ पास से बरामद हो रही है। मैंने तो किसी का घर को तोड़ते हुए नहीं देखा, किसी बुलडोजर। सियासत के बीच अलीराजपुर में मामा के बुलडोजर ने यात्री प्रतीक्षालय की जमीन पर बना 2 मंजिला मकान धराशायी कर दिया। आरोपी की पत्नी जैतपुर गांव की सरपंच है। वैसे बुलडोजर वाली कार्रवाई पहले भी हो रही थी, लेकिन खरगोन हिंसा के बाद इस पर आई तेजी कांग्रेस को खटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सचिव से बातचीत के बाद डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। केंद्र के समान महंगाई भत्ता समेत 26 मांगों को लेकर प्रदेश के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी 3 दिन से हड़ताल पर थे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभी पर इलाज की व्यवस्थाएं बाधित थीं। 3 दिन की हड़ताल के बाद स्वास्थ्य सचिव ने कर्मचारियों को मिलने के लिए बुलाया, जिसमें वेतन, पदोन्नति, नियमितीकरण, पदनाम परिवर्तन जैसी तमाम मांगों पर बातचीत हुई है। स्वास्थ्य कर्मचारी ने बताया कि बातचीत के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया। इसके बाद हड़ताल समाप्त की गई। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अगर मांग नहीं पूरी होगी तो इस बार दिल्ली जाकर प्रदर्शन करेंगे। वन कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल को आज समाप्त कर दिया। में हमारे मांग भी उनके पत्र में शामिल है और बातचीत में हम लोग आश्वस्त हैं। प्रमुख सचिव महोदय मैडम से बातचीत हुई है, इसमें चिकित्सक भी आश्वस्त हैं। आने वाला समय में चिकित्सक गण की मांगे पूरी की जाएगी। इसमें कोई कोताही बरती गई या कोई कर्मचारियों के हिस्से में डंडी मारी गई जो कर्मचारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि हम आगामी मई माह में दिल्ली में जाके जंतर मंतर में हजारों की तादाद में हमारे कर्मचारी जो है तो वहाँ पे धरना देंगे। नाम परिवर्तन, अंशकालीन शिक्षकों का नियमितीकरण, जीवन दीप समिति में कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण, सभी बिंदुओं पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन को भेजने का आश्वासन दिया। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले का बिलासपुर में शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किसान मेले का शुभारंभ किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, अपेक्स बैंक के चेयरमैन, सांसद, विधायक, पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष समेत प्रदेश भर के हजारों किसान मेले में शामिल रहे। मेले के माध्यम से 3 दिनों तक किसानों को उन्नत कृषि, मछली पालन, पशुपालन और उद्यानिकी के लिए जागरूक करने प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कृषि मंत्री ने इस दौरान उन्नत कृषकों और स्व सहायता समूह को चेक का वितरण कर प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। चौबे ने कहा, किसानों की समृद्धि से ही प्रदेश की समृद्धि है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा,
प्रदेश के किसानों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। सरकार ने किसानों के बोनस तक में डंडी मार दी है। किसानों की समृद्धि से ही छत्तीसगढ़ का विकास है, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने समृद्धि कृषि मेला रखा हुआ है। पूरे प्रदेश के उन्नत किस्म के जो कृषि के क्षेत्र में होने वाले कार्य हैं उसको स्टॉल के माध्यम से हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। किसानों के चौथे किस्त में इन्होंने काट दिया, 2500 रुपये किसानों के खाता में नहीं गई है। आज मेला लगाया गया है, आप देखे हैं सामने क्या स्थिति रही है। निश्चित रूप से उस समय हम लोग के सरकार के समय में जो धान के बीज के उत्पादन पे प्रदेश आत्मनिर्भर बने, लेकिन आज भी दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं, हम दूसरे प्रदेशों के ऊपर में निर्भर हैं। इंदौर के नए मास्टर प्लान को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान इंदौर के समाजसेवी और जागरूक नागरिक भी मौजूद रहे। 1 घंटे तक इंदौर की अर्बन प्लानिंग को लेकर बातचीत हुई। समाजसेवी ने इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर कई सुझाव भी दिए। मुलाकात के बाद प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इंदौर का नाम सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में स्वच्छता के लिए जाना जाता है, लिहाजा इंदौर शहर का मास्टर प्लान आदर्श मास्टर प्लान होगा। उन्होंने बताया कि आगामी 20 अप्रैल के बाद इंदौर में बड़ी बैठक कर लोगों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे जाएंगे और उसी के अनुरूप मास्टर प्लान का प्रावधान होगा। इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर इंदौर के जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, वहाँ के समाज सेवी हैं, विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष हैं, मुझसे मिले हैं और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मास्टर प्लान को लेकर उन्होंने दिए हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें इस महीने से बढ़ गई हैं। करीब 2.5 पैसा प्रति यूनिट कीमतें बढ़ाकर बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने हल्का सा झटका दिया है। हालांकि किसान, कृषि क्षेत्र और उद्योगों को मिलने वाली राहतें और रियायतें पहले की तरह जारी रहेंगी। बिजली बिल में बढ़ोतरी के साथ अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बिजली बिल हाफ करने वाले रेट बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने इसके लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार माना। छत्तीसगढ़ में बिजली करीब 2.5% महंगी हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण कंपनी ने खुद को 725 करोड़ रुपए के घाटे में बताकर इस साल बिजली दर बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि नई दरें तय करने का फैसला नियामक आयोग पर छोड़ दिया था। जन सुनवाई के बाद नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की इजाजत दे दी है, जिसके बाद अब घरों तक बिजली पहुंचाने का औसत खर्च, जो कभी 6 रुपए 8 पैसे प्रति यूनिट हुआ करता था, वो बढ़कर 6 रुपए 22 पैसे आ रहा है। बिजली बिल के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं में नाराजगी है। हर प्रकार से दिक्कत है। कुछ केंद्र शासन की महंगाई, अभी जो छत्तीसगढ़ शासन हम लोगों को बिजली बिल हाफ का नाम का वादा करी थी, अभी उसमें भी महंगाई हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। दिक्कतें तो आनी है भी, क्या करोगे, फेस तो करना पड़ेगा अब अपने को। वो लड़ाई चल रहा है, उस हिसाब से डीजल पेट्रोल का रेट में विशेष ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है, अभी रुका हुआ है। तो अभी बिजली का दर बिल्कुल नहीं बढ़ना था। छत्तीसगढ़ शासन को देखना चाहिए, महंगाई बढ़ रहा है तो घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य कैटेगरी के जो उपभोक्ता हैं उनको 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई है। बिजली की नई दरें इसी महीने से यानी 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगी। बिजली की दर तो बढ़ाई गई है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट चार्ज के अलावा टैरिफ में कोई और बदलाव नहीं किया गया है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो गैर सब्सिडी वाले कृषि पंपों पर लगने वाले ऊर्जा प्रभार में छूट, सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली संस्थाओं, रक्षा स्थापना वाली संस्थाओं और उच्च दाब की तरह निम्न दाब वाले पोहा और मुरमुरा मिलों को भी ऊर्जा प्रभार में छूट और रियायत जारी रहेगी। गैर सब्सिडी वाले कृषि पंपों में 20% की छूट है, जो वो जारी रखी गई है। हाँ, पहले की तरह जारी रखी गई। स्टील सेक्टर की बिजली दरों में भी बदलाव करते हुए 220 केवी और 132 केवी के उच्च दाब स्टील उद्योगों की दरों में भी 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही इन्हें दिया जा रहा लोड फैक्टर इंसेंटिव भी जारी रखा गया है। साथ ही 1 मेगावाट से अधिक क्षमता के कैप्टिव प्लांट को भी लोड फैक्टर इंसेंटिव में शामिल किया गया है। उच्च दाब पर बिजली लेने वाले टेक्सटाइल उद्योग के साथ पावरलूम, हैंडलूम,
जूट इंडस्ट्री और एथेनॉल उद्योग को ऊर्जा प्रभार में 25% की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सीमावर्ती राज्यों के भी टैरिफ और रायगढ़ के और बाकी टीवीसी के रेट्स ऑलरेडी कम हैं, तो छत्तीसगढ़ को कॉम्पिटिटिव टैरिफ में रखना बड़ा जरूरी है। महंगाई और बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसी समय से महंगाई बढ़ेगी ये समझ जाना चाहिए था। मूल को केंद्र ने बढ़ाया है तो इसका असर अब सब में पड़ेगा ही। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इस बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इधर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा है कि बिजली बिल हाफ करने की जगह दरें बढ़ाई जा रही है और बिजली कटौती भी की जा रही है। नियामक आयोग के जो अनुशंसाएं हैं उसके हिसाब उन्होंने जो देखा कितना व्यय हो रहा है और लागत कितना हो रहा है और पैसा कितना आ रहा है, वो असेसमेंट करके ही उसको वो बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से सारी चीज़ों के जो भाव बढ़े हैं उसमें यदि बढ़ा है तो यदि मध्य प्रदेश को देखेंगे तो तुलना कर लीजिए दूसरे राज्यों का। न केवल किसान, आम आदमी केंद्र सरकार के मोदी जी के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई से त्रस्त है और कोयले की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है सभी चीजों की कीमत बढ़ेगी। इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि महंगाई का जवाबदार केवल और केवल मोदी सरकार। केंद्र की सरकार ने जो कोयले के दामों में वृद्धि की है, अन्य चीजों में वृद्धि की है, इसलिए बढ़ाया जाना आवश्यक था क्योंकि हमारी जो विद्युत कंपनी है वो बहुत घाटे में जा रही थी। वास्तविक में इन्होंने कहा था कि बिजली बिल हाफ करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उससे ज़्यादा पिछले बार भी किसानों से, ये आम उपभोक्ता से वसूल लिए। इस बार भी जो किए हैं ये सरकार को महंगा पड़ेगा, ये लाख बहाना करे, लेकिन जो वादा किए उस वादे को निभाने में सरकार असफल रही है। लगातार ये बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के साथ साथ जो है बिजली कटौती करके लोगों को हाफ सुविधा देना चालू कर दी। धान और किसान के बाद बिजली दूसरा बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। जाहिर है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमतों में बढ़ोतरी से सियासी पारा उछलेगा ही। स्टार जैन के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम स्वराज अभियान के लिए 5,911 करोड़ का प्रावधान किया, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ और राज्यों का हिस्सा 2,211 करोड़ का होगा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैलाश नगर के शास्त्री पार्क में पीडीएस लाभार्थियों को राशन किट सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में 74 लाख लोगों को पीडीएस के जरिए अनाज मिल रहा है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि गरीबों के पास ये अनाज पहुंच रहा है कि नहीं। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, सीएम नीतीश कुमार पर 2 बार हमला होता है तो ये चिंता की बात है। सीएम की सुरक्षा नहीं तो आम जनता का क्या हाल होगा। इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राजस्थान की करौली में बीजेपी की न्याय यात्रा के दौरान जमकर विवाद हुआ। करौली पहुंचने से पहले न्याय यात्रा को दौसा करौली बॉर्डर पर पुलिस ने रोका। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में इस दौरान झड़प हुई। पुलिस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत बीजेवाईएम के 200 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पाकिस्तान में नई सरकार आती पुरानी इमरान सरकार के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। इमरान की पार्टी पीटीआई के 8 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इन पर सेना प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने के आरोप हैं। कुछ और खबरें देखते हैं। छतरपुर में 7 साल के बच्चे के हाथ में पटाखा फूट गया, जिससे उसके हाथ और आंख पर काफी गंभीर चोट आई। इस घटना के बाद बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया। मामला जिले के गढ़ी मलहरा का है, जहां हरिदास कुशवाहा का 7 वर्षीय बेटा भरत अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान उसे कहीं से कोई पटाखा मिला और वो उसके हाथ में फट गया। घटना में उसका हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, वहीं आंख से भी खून निकलने लगा। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे का ऑपरेशन किया गया है। बच्चे गोला लिया घूरे पैसे तो उसने पन्नी धरी, कागज आ गए, फिर छोड़ आ गई, नहीं लगी तो फिर मोमबत्ती बैठी। जब वो अंदर पहुंचो घरे खून बहा, जब हमने देखो।
अंबिकापुर नगर निगम एरिया में बनाए गए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नक्शे और वर्तमान स्थिति में बदलाव नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब कई कार्य इसके चलते बाधित हो रहे हैं। ऐसे में अब इस मैप को बदलकर इसमें संशोधन करने की तैयारी। दरअसल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा शहर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए मैप तैयार किया, लेकिन जो मैप तैयार हुआ उसके और वर्तमान स्थिति में काफी सारे परिवर्तन हैं। इलाका मेला क्षेत्र में दर्ज होकर मैप में तैयार किया गया था, उन इलाकों में अब घनी बस्तियां बस गईं। इसके अलावा निस्तारित एरिया और शिक्षण संस्थान के लिए आरक्षित इलाके में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। मामले में कलेक्टर संजीव झा खुद मानते हैं कि वर्तमान स्थिति और नक्शे में काफी परिवर्तन है, अंतर है। यही कारण है कि अब कलेक्टर ये दलील दे रहे हैं कि वर्तमान स्थिति का सर्वे कराया जा रहा है और आने वाले समय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नक्शा तैयार होगा, तब वर्तमान स्थिति के अनुरूप उसमें परिवर्तन किया जाएगा। या ऐसे जहाँ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं, हमारे रिकॉर्ड में जो प्लान है उसमें निस्तार दिखलाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में वहाँ अतिक्रमण होकर बस्ती बसी हुई है। इस तरह से जो विचलन है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करके और उसको किस तरह से अकोमोडेट कर सकते हैं उसको हम लोग कर रहे हैं काम। अंबिकापुर नगर निगम कबाड़ से शहर को सुंदर बनाने की कवायद में जुटा है। दरअसल कबाड़ से महिला स्व सहायता समूह तरह तरह के आकर्षक सामान बनाती हैं और उन सामान को नगर निगम गार्डन और शहर के चौक चौराहों पर लगाया जाता है। इन सामानों से शहर की सुंदरता में भी चार चांद लग रहे हैं। महापौर डॉक्टर अजय तिर्की का कहना है, कबाड़ से मिलने वाले सामान को महिला स्व सहायता समूह के द्वारा ही बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है, ताकि अलग अलग जगह इनको लगा सकें। न सिर्फ कबाड़ का रीयूज इससे होता है, बल्कि बेहद कम खर्च पर काफी आकर्षक सामग्री तैयार होती है। स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छे अंक मिलने की संभावना भी है। जितने भी हमारे यहाँ कबाड़ निकलते हैं, पिछले साल से ही नए नए डिजाइन और स्कल्पचर्स बना के अलग अलग चौक में स्थापित कर रहा है। उसमें एक तो जो वेस्टेज है वो रीयूज हो गया और शहर की सुंदरता भी बढ़ी। राजधानी रायपुर के डीडी नगर रोहिणीपुरम स्थित एक सूने मकान में शातिर चोर गैंग ने धावा बोला और सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। चोरी में सबसे खास बात यह रही, शातिर चोरों ने घर के किचन में रखे नींबू निकालकर पहले 3 गिलास नींबू पानी बनाया और फिर घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जायजा लिया हमारे सहयोगी तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सूने मकान में ताला तोड़कर, जो ग्रिल तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दे रहे हैं। डीडी नगर के 164/4 जो मकान नंबर है, इसी मकान नंबर पे चोरों के गैंग ने यहाँ पे धावा बोला है। धावा बोलने के बाद यहाँ से लाखों रुपए के जो सोने चांदी के जेवर हैं उसके समेत घरेलू सामान लेके गए हैं। इस पूरे चोरी की वारदात में एक मुख्य बात ये सामने आई है कि यहाँ पे जो शातिर चोर गैंग है उसने पहले यहाँ पे इत्मीनान से फ्रिज में रखे हुए नींबू निकाले हैं। नींबू निकालने के बाद 3 गिलास उसमें नींबू पानी बनाया गया है। उसके बाद इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इससे साफ जाहिर है कि शहर में ये जो नींबू चोर गैंग है वो पूरी तरह से सक्रिय है और उसने अभी ये हालांकि पहली ही वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन ये जो चोर है, ये चोर गैंग है, ये जो है वहाँ के किचन में रखे हुए जो सामान है उसको खाता है। खाने के साथ साथ इस वाली जो घटना की अगर बात करें तो यहाँ पे नींबू पानी यहाँ पे बना के पिया गया है। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अभी पुलिस ने मामला दर्ज करके जो चोरी का मामला दर्ज करके उसकी पड़ताल में जुटी हुई है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। दिन भर की तमाम खबरें फास्ट अंदाज में देखिए मेरे सहयोगी श्रवण के साथ। नमस्कार।